नमस्कार, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन डिस्कशन में, जिसमें हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं फिजिक्स के क्लास 12th के फिजिक्स के सब्जेक्टिव सवालों को। इन सब्जेक्टिव सवालों को ध्यान से सुनकर आप यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव सवाल के आंसर भी निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 80 तक 80 सवालों का सॉल्यूशन हमने देखा था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 81 की ओर। तो आप जुड़ जाएं और ध्यान से इसको सुनते चलें। सवाल नंबर 81 कहता है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल मान के बीच क्या संबंध है। तो शिखर मान आपका I0 और वर्ग माध्य मूल मान आपका IRMS होता है। तो I0 और IRMS की बात करते हैं। I0 शिखर मान और IRMS वर्ग माध्य मूल मान है। इनके बीच संबंध क्या है? तो IRMS बराबर I0 बटे √2। IRMS बराबर I0 अपॉन √2। यहाँ से आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जैसे पूछता है कि बताइए कि I0 और IRMS का अनुपात क्या होगा, या फिर IRMS और I0 का अनुपात क्या होगा। तो इन अनुपात को आप यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे यदि यहाँ से IRMS को नीचे कर दिया जाए तो यह हो जाएगा I0 बटे IRMS। इधर बच जाएगा आपका √2 बटा में 1। इसका मतलब I0 शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का जो अनुपात होगा वह √2:1 के बराबर होगा। ठीक उसका उल्टा कर लिया जाए तो IRMS और I0 का जो अनुपात होगा वह 1:√2 के बराबर होगा। तो आपको यह सूत्र हर हाल में अच्छी तरह से याद रखना है कि IRMS बराबर I0 अपॉन √2 या फिर I0 बराबर √2 इंटू IRMS। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर के कोर को पटलित क्यों किया जाता है। पटलित का मतलब होता है पत्तर बनाना। पटलित का अर्थ है पत्तर बनाना। तो जो ट्रांसफार्मर के कोर नरम लोहे के बनाए जाते हैं उस कोर को पटलित किया जाता है। पटलित क्यों किया जाता है? इसका पहला और मुख्य कारण है भंवर धारा के मान को कम करने के लिए, कि पटलित करने से भंवर धारा की मान कम जाती है, ईडी करंट का मान घट जाता है। भंवर धारा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, तो ऊर्जा की हानि कम हो जाती है। साथ ही साथ कम ऊष्मा उत्पन्न होने से ट्रांसफार्मर अधिक गर्म नहीं होगा, और जब ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, तो ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। अतः ट्रांसफार्मर के कोर को पटलित किया जाता है ताकि भंवर धारा से होने वाली ऊर्जा की हानि को कम किया जा सके और उससे ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाती है। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा का ह्रास होता है, इन्हें किस प्रकार कम करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में कई प्रकार से ऊर्जा की हानि होती है। इसे कम करने के उपाय आप साथ साथ देखते चलें। जिसमें आपका पहला जो हानि है उसे बोलते हैं ताम्र ह्रास। और ताम्र ह्रास के अंतर्गत, ताम्र का अर्थ है तांबा। ताम्र ह्रास में चूँकि तांबे की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियाँ बनी होती है और उन तारों का, कुंडलियों का अपना प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के कारण धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह उत्पन्न ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। आपका पहला हानि है ताम्र ह्रास, कॉपर लॉस, जिसमें तांबे के तार में धारा प्रवाहित होने पर तांबे के तार के प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है और इस ऊर्जा के ह्रास होने के कारण से ऊर्जा की हानि होती है। इसका उपाय यह है कि तांबे के मोटी तार का उपयोग किया जाए, शुद्ध तांबे के तार का उपयोग किया जाए, अच्छे क्वालिटी के तार का उपयोग किया जाए। जब तांबे के मोटी तार का हम उपयोग करेंगे कुंडलियों के रूप में, तो हम जानते हैं कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है
जब मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी कम होगा और ऊर्जा का ह्रास भी कम होगा। आगे दूसरा ह्रास आपका जो है वह है लौह ह्रास। तो लौह ह्रास के अंतर्गत चूँकि लोहे का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है क्रोड के रूप में, और क्रोड के रूप में जब लौह ह्रास होती है क्रोड में जब लौह ह्रास होती है तो वहाँ लोहे में उत्पन्न होती है भंवर धारा, उसे क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होती है और इस धारा के कारण वह क्रोड गर्म हो जाता है जिससे ऊर्जा की हानि होती है। इस भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को पूरा ठोस न लेकर उसे पटलित लेते हैं, पत्थर के रूप में लेते हैं और या फिर उसके ऊपर इंसुलेटेड किया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है, परत चढ़ाए जाते हैं, पटलित किया जाता है ताकि भंवर धारा का मान कम हो सके और ऊर्जा की हानि को रोका जा सके। आपका अगला हानि है शैथिल्य ह्रास। शैथिल्य ह्रास, शैथिल्य का सीधा संबंध चुंबकन और विचुंबकन। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में एसी धारा प्रवाहित होती है और एसी धारा प्रवाहित होने के कारण से उसका क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है और इस चुंबकन और विचुंबकन के फलस्वरूप जो क्रोड नरम लोहा का बना हुआ है उसके डोमिनो अनुचुंबकों के बीच घर्षण उत्पन्न होती है, उसके विस्थापन से या घूर्णन से घर्षण उत्पन्न होती है और इस कारण से वहाँ ऊर्जा का ह्रास होता है। इसके उपाय के लिए क्रोड नरम लोहा या उच्च गुणवत्ता के सिलिकॉन स्टील का उपयोग करना चाहिए। आपका अगला जो ऊर्जा में ह्रास है वह चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के रूप में होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राथमिक कुंडली जब ट्रांसफार्मर के क्रोड को जब कुंडली से बांधा जाता है तो उसमें दो कुंडलियां होती है, एक है प्राथमिक कुंडली और एक है द्वितीय कुंडली। यह प्राथमिक कुंडली से जो बनने वाला फ्लक्स है वही द्वितीय कुंडली से भी पार करता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कुछ फ्लक्स इस क्रोड के बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाने के कारण से ऊर्जा में कुछ ह्रास हो जाता है, हमें पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। इसे चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, यहाँ लीकेज क्षरण कहा जाता है। इसका उपाय यह है कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाएगा और लपेट दिए जाने से जो प्राथमिक के जो भी फ्लक्स होंगे वह द्वितीयक से होकर पार करेंगे। इसके बाद है ध्वनि। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के पास से गुजरिएगा तो वहाँ पर घन घन भन भन की आवाज़ होती है। यह जो भिनभिनाहट की आवाज़ होती है इसके कारण भी कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इसे कम करने के लिए उसके अंदर तेल का, इंसुलेशन ऑयल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली विभिन्न ऊर्जाओं के ह्रास को देखे, जिसमें आपका है ताम्र ह्रास, लौह ह्रास, शैथिल्य ह्रास, चुंबकीय क्षरण और ध्वनि ह्रास। इन सभी के कारण और इन सभी के उपाय को हमने देखा। अब चलते हैं आगे सवाल की ओर। भंवर धारा क्या है? जैसा नाम से ही क्लियर है, आपने पानी में देखा होगा भंवर बनते हुए। उसी प्रकार से किसी धातु या ठोस चालक का टुकड़ा को जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के भीतर वृत्ताकार बंद पथों के रूप में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है, इन्हें भंवर धारा कहते हैं। जिस प्रकार से पानी के अंदर भंवर घूमती है उसी प्रकार इस चालक के अंदर भी वह वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाता है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। तो जब किसी ठोस चालक को परिवर्ती चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के भीतर बंद पथों में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है, इन्हें भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा के उपयोग में आप देख सकते हैं कि भंवर धारा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला उपयोग आपका है भंवर धारा का उपयोग रेलगाड़ी या लिफ्ट के ब्रेक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक ब्रेक के लिए भंवर धारा का उपयोग करते हैं। उसके बाद ऊर्जा मीटर, आपके घर में जो ऊर्जा मीटर होता है जिसमें चक्रियाँ घूमती रहती है उसमें भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ऑडोमीटर जिसकी सहायता से हम
वाहन की चाल का पता करते हैं। वाहन में देखे होंगे एक मीटर लगा होता है जो वाहन कितनी स्पीड से चल रही है उसको बताता है, तो वहाँ ऑडोमीटर में भी इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इंडक्शन भट्ठी, जब किसी धातु को गलाना होता है तो इंडक्शन भट्ठी में उस धातु को डाल देते हैं, जहाँ प्रबल परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र आसपास लगा होता है। इस प्रबल परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह जो धातु है उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है, और धातु के प्रतिरोध के कारण वह धातु गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वह गल जाता है। तो धातुओं को गलाने में उसका उपयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर के दोलन को शीघ्र शांत करने में उपयोग करते हैं। धातुओं की पहचान या उसमें कोई दोष है तो पहचान एवं दोष को पता करने के लिए भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, भंवर धारा के मान को कम करने का उपाय बताएं। तो भंवर धारा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। तो कम करने का पहला है उपाय क्रोड़ को पटलित करना, कि हम क्रोड़ को पूरा एक चालक न लेके उसे कई पत्तर में, पतले पतले पत्तर में विभाजित करते हैं, जिसके कारण भंवर धारा पूरा नहीं बन पाता है, भंवर धारा का मान कम हो जाता है और भंवर धारा का मार्ग टूट जाता है। उसके बाद उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। जब उच्च पदार्थ के प्रतिरोध का उपयोग करेंगे तो उस स्थिति में भंवर धारा की तीव्रता कम हो सकती है। पतली परत का उपयोग करेंगे तभी तीव्रता कम हो सकती है। जो पटलित किया गया क्रोड़ है उसके बीच वार्निश या ऑक्साइड की परत लगाई जाती है। यह भंवर धारा के प्रवाह में या उत्पन्न होने में रुकावट उत्पन्न करता है। आपका अगला सवाल, RLC तथा उनके संयोजन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो हमने प्रत्यावर्ती परिपथ में कई सारे सर्किटों को पढ़ा है, परिपथों को पढ़ा है, जिसमें R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट और इनके संयोजन से भी अन्य सर्किट बने हैं, उनको हमने पढ़ा है। तो बारी बारी से सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। पहला आपका है R सर्किट। R सर्किट में केवल प्रतिरोध होता है, यह धारा का विरोध करता है और इसमें V और I दोनों समान कला में होते हैं। V और I दोनों समान कला में होते हैं और कलांतर इनमें 0 डिग्री होता है। दूसरा आपका है L सर्किट। L सर्किट धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। आपने लेंज का नियम पढ़ा था। यहाँ धारा जो है वह विभवांतर से π/2 पीछे होता है। आपका अगला है C सर्किट, जो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। इसमें धारा विभवांतर से आगे होता है। इसके बाद आपका आगे RC सर्किट। RC सर्किट जैसा नाम से ही क्लियर है, स्पष्ट है कि R से प्रतिरोध और C से संधारित्र साथ लगे होते हैं। इसमें धारा जो है वोल्टेज से आगे रहती है। इसके बाद है आपका RL सर्किट। RL सर्किट में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों साथ साथ होते हैं। R और L साथ साथ होते हैं। इसमें धारा वोल्टेज से पीछे रहती है। LC सर्किट। LC सर्किट में L और C होता है। L आपके कुंडली प्रेरकत्व के लिए और C संधारित्र के लिए। इसमें LC ऑसिलेशन दोलन उत्पन्न होता है और यहाँ LC सर्किट का उपयोग विद्युत अनुनाद के रूप में करते हैं। आप रेडियो में LC सर्किट की सहायता से विभिन्न चैनलों के आवृत्ति के समान आवृत्ति बनाकर आप उस चैनल का प्रसारण अपने रेडियो पर कर पाते हैं और उन चैनल को सुन पाते हैं। आपका अगला है LCR सर्किट। LCR सर्किट में तीनों मौजूद होता है। तीनों मौजूद होने कारण से धारा कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है। यह डिपेंड करता है XL और XC के मान पर। इस स्थिति में अनुनाद संभव होता है। तो हमने कई सर्किट को देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम बेस्ड हैं, इसे आप ध्यान से सुने और रिवीजन करें। आपका अगला है कि प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रवेशिता में क्या अंतर है। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में
वह विरोध जो केवल प्रेरकत्व या फिर संधारित्र के कारण उत्पन्न होगा वह कहलाता है प्रतिघात। और प्रतिघात को हम एक्स से सूचित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात। जब विरोध केवल प्रेरकत्व के कारण हो तो उसे हम प्रेरणिक प्रतिघात कहेंगे, और जब संधारित्र के कारण हो तो उसे धारितीय प्रतिघात करेंगे। दोनों का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, एक्सएल बराबर 2πfl और एक्ससी बराबर 1/2πfc। आपका अगला है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा में प्रतिरोध के साथ साथ R के साथ या तो L रहे या X रहे या दोनों रहे। यदि परिपथ में इस प्रकार का संयोग है कि R के साथ L रहे या X रहे या फिर दोनों रहे, तो उत्पन्न होने वाली जो रुकावट है, धारा के प्रवाह का जो कुल विरोध है, वह प्रतिबाधा कहलाता है। इसे Z से सूचित करते हैं, इसका भी मात्रक ओम होता है। अगला है प्रवेश्यता। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहा जाता है और इसका मात्रक ओम पावर -1 या फिर इसी को महो भी कहते हैं। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा का मान 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, इसका क्या अर्थ है? तो हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होता है वह 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है। और एसी करंट होने के कारण से इसे दूर तक भेजना संभव हो पाता है। सवाल में है कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का क्या अर्थ है। तो हमारे घर में जो सप्लाई होती है धारा, उसकी वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है। वह प्रति सेकेंड 50 बार अपना चक्र पूरा करती है। 50 चक्र कहने का मतलब है कि यह आपका हुआ एक चक्र। ये पूरा जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, यह ग्राफ आपका एक चक्र की बात करता है। और इस प्रकार से यह धारा एक सेकंड में 50 चक्र पूरा करती है। तो जब धारा 50 चक्र पूरा करती है तो आप गौर कीजिए कि एक चक्र पूरा करने में धारा का मान 2 बार शून्य होता है, अर्थात यह हर चक्र में धारा 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन लेती है। और चूंकि धारा 2 बार शून्य होता है, इसीलिए हमारा जो बल्ब है वह एक सेकंड में 100 बार जलती एवं बुझती है, किंतु दृष्टि निर्बंधता के कारण यह हमें लगातार जलता हुआ प्रतीत होता है। आपका अगला सवाल, विद्युत चुम्बकीय तरंग से क्या समझते हैं, इसके गुणों को लिखें। तो नाम से ही जैसा स्पष्ट है, विद्युत और चुंबकीय, वैसा तरंग जिसमें विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों मौजूद हों, अथवा विद्युतीय और चुंबकीय गुणों से बने हुए तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्ती विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होकर अंतरिक्ष में मुक्त आकाश में तरंग के रूप में संचरित होते हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो वैसा तरंग जिसमें परिवर्ती चुंबकीय से परिवर्ती विद्युत अथवा परिवर्ती विद्युत से परिवर्ती चुंबकीय के रूप में, तरंग के रूप में मुक्त आकाश या अंतरिक्ष में गमन करती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसके निम्नलिखित गुण हैं। पहला गुण आपका है कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, जैसे आपका प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत होते हैं तथा दोनों एक ही फेज में होते हैं। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह तरंग ऊर्जा एवं
संवेग का वहन करती है। इन तरंगों का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन एवं ध्रुवन की घटना प्रकाश तरंगों की तरह ही होती है। ये तरंगे आवेशित कणों के दोलन से उत्पन्न होती है। ये आपके पूछे गए सवाल हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण, पहला आपका गुण है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। इन तरंगों के संचरण में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं। निर्वात में इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये ऊर्जा एवं संवेग का वहन करती है। इनका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन एवं ध्रुवन प्रकाश तरंगों की भांति ही संभव होता है। साथ ही साथ ये आवेशित कणों के दोलन से उत्पन्न होती है। आपका अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में 4 मुख्य समीकरण को बताएं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में मैक्सवेल के 4 समीकरण इस प्रकार है। ये चारों समीकरण अलग अलग समीकरणों को अरेंज करके व्यवस्थित करके लिए गए हैं। जिसमें पहला समीकरण है विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, आपने पढ़ा है गाउस के नियम में समाकलन E.ds बराबर Q/ε0। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम समाकलन B.ds बराबर 0। फिर फैराडे का आपका नियम, फैराडे का नियम और एम्पियर मैक्सवेल का नियम। ये 4 समीकरण विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में मैक्सवेल के द्वारा अरेंज किए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं। आपका अगला सवाल है विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग को बताएं। तो आप विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसके स्पेक्ट्रम में कई सारी तरंगें होती है और इन तरंगों को निम्न प्रकार से समझेंगे। पहला तरंग है गामा तरंग। गामा तरंग की वेधन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। ये अत्यधिक ऊर्जा और सबसे कम तरंगदैर्घ्य की होती है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में तथा नाभिकीय शोध के लिए किया जाता है। दूसरा आपका तरंग है एक्सरे। एक्सरे की उच्च वेधन प्रवेश क्षमता होती है। उच्च प्रवेश क्षमता होने के कारण से इसका उपयोग एक्सरे, हड्डी परीक्षण, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों की पता लगाने के लिए एक्सरे फिल्म का उपयोग करते हैं, जहां एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पत्थरों एवं नगों की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला तरंग आपका है बैगनी, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। पराबैंगनी का रासायनिक प्रभाव अधिक होता है। इसका उपयोग पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। यह कीटाणुनाशन का कार्य करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है पराबैंगनी किरण। आपका अगला है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की बात करते हैं तो हम लोग को देखने के लिए जो प्रकाश चाहिए वह दृश्य प्रकाश है। यह आँखों से यह दिखाई वस्तु को देखने में यह मदद करता है। अगला है अवरक्त इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है। आपने कैमरा में देखा होगा, इंफ्रारेड कैमरा होता है। इसकी सहायता से खराब मौसम में या खराब प्रकाश में भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसका उपयोग रिमोट कंट्रोल, हीटर, नाइट विजन के लेंस, नाइट विजन के कैमरे, नाइट विजन के अन्य यंत्रों में उपयोग किया जाता है। तो अवरक्त प्रकाश का मुख्य उपयोग ऊष्मा प्रभाव दर्शाता है। इस कारण से रोगी की सेकाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका है माइक्रोवेव। यह मध्यम तरंगदैर्घ्य का है। इसका उपयोग रडार, सैटेलाइट या माइक्रोवेव ओवन, जिसमें भोजन को गर्म किया जाता है, उसमें माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग करते हैं। इसके बाद है रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न,
या मोबाइल संचार के लिए किया जाता है। वायरलेस सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप विभिन्न तरंगों के अपने उपयोग को देखा और इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, खास करके आपके एक्स किरणों के बारे में, पराबैंगनी और अवरक्त। कई बार पूछा हुआ है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है, तो इसमें आपके अवरक्त तरंग आते हैं। इस प्रकार से हमने लगभग 91 सवाल तक, हमने 91 सवाल जो लघुत्तरीय सवाल हैं, इनसे आप ऑब्जेक्टिव अथवा दीर्घोत्तरीय की ओर भी जा सकते हैं। उसकी सहायता से हमने विद्युत और चुंबकत्व के सवालों को देखा। अब इसके बाद की वीडियो में आप ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें आप सवाल नंबर 92 से आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको ऑप्टिक्स के सवाल नज़र आएंगे। आप ऑप्टिक्स के सवाल से परिचित होंगे। तो आप रिवीजन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ जय हिंद।